वेलकम बैक डियर लर्नर्स। अब हम प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। जब कोई सक्सेसफुल कंपनी जैसे टाटा मोटर्स अपने शेयर्स इशू करती है तो अक्सर लोग 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर्स के लिए भी 100 रुपए देने को रेडी हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्स्ट्रा 90 रुपए कहाँ जाता है। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी प्रतिभूति प्रीमियम। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, यानी ये कंपनी की नॉर्मल इनकम नहीं होती बल्कि कैपिटल नेचर का गेन होता है। इसलिए इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते बल्कि एक सेपरेट अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग इस सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कंपनी हर काम के लिए नहीं कर सकती। इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलाउ है, जैसे बोनस शेयर इशू करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना या फिर कुछ खास प्रकार के कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करना। अब एक कॉमन डाउट आता है, क्या कंपनी इस पैसे से डिविडेंड दे सकती है? तो इसका क्लियर आंसर है नहीं। कानून के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड देना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट समझ लेते हैं। क्या कोई कंपनी अपने शेयर्स 10 रुपए से कम में जैसे 8 रुपए में इशू कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। कंपनी एक्ट की सेक्शन 53 साफ साफ कहती है कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो लीगली इनवैलिड या वॉइड माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक स्पेशल एक्सेप्शन भी है, जिसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये शेयर्स उन एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने कंपनी के लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्पेशल स्किल या एक्स्ट्रा मेहनत यानी स्वेट कंट्रीब्यूट की होती है, जिससे कंपनी को वैल्यू ऐड होती है। इन स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर या फ्री में भी इशू कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है। इन पर 3 साल की लॉक इन पीरियड होती है, यानी एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स इन शेयर्स को कम से कम 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। तो याद रखिए, नॉर्मल शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स एक लीगल एक्सेप्शन है, प्रॉपर रूल्स और लॉक इन पीरियड के साथ। जरा इमेजिन कीजिए, कंपनी ने मार्केट में सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू किए, लेकिन अप्लाई करने वाले लोग 5 लाख निकल आए। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन यानी अति अभिदान। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी आखिर करेगी क्या? सबको पूरे शेयर्स तो मिल नहीं सकते क्योंकि शेयर्स लिमिटेड हैं। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट में कंपनी हर एक एप्लीकेंट को कुछ न कुछ शेयर्स देती है, लेकिन जितने उसने मांगे थे उतने नहीं मिलते। सबको प्रोपोर्शन के हिसाब से शेयर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अलॉटमेंट का रेशियो 1:5 है तो जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसे एक्चुअल में सिर्फ 1 शेयर मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी होता है, रिफंड भी होता है और प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझना पड़ता है।
तो इस टॉपिक को हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम में भी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाए और रियल लाइफ आईपीओ समझ में आए। प्रो राटा में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, पूरा पैसा भी दे दिया, लेकिन उसे अलॉटमेंट में सिर्फ 1 शेयर ही मिला। अब सवाल ये उठता है कि बाकी 4 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, वो ये एक्स्ट्रा अमाउंट तुरंत रिफंड नहीं करती, बल्कि उस पैसे को नेक्स्ट स्टेज यानी अलॉटमेंट के पैसे के रूप में एडजस्ट कर लेती है। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो उसे आगे कॉल्स के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, और अगर फिर भी एक्सेस रह जाए तो आखिर में रिफंड कर दिया जाता है। ये पूरा एडजस्टमेंट प्रोसेस इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका पैसा कहाँ और कैसे एडजस्ट हो रहा है ये समझना जरूरी है। साथ ही कंपनी के लिए भी ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है ताकि अकाउंट्स सही तरीके से मेंटेन हो और कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करते समय कैश में पेमेंट नहीं लेती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने कोई मशीन खरीदी है तो वह वेंडर को कैश देने के बजाय शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर सकती है। इसे हम कहते हैं कंसीडरेशन अदर दैन कैश, यानी नगद के अलावा किसी और रूप में प्रतिफल देना। अब इसके अलावा 2 और प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी होती हैं जो एग्जाम और अकाउंटिंग एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कॉल्स इन एरियर्स। जब कोई शेयर होल्डर समय पर अपना ड्यू अमाउंट पे नहीं करता है तो उस अनपेड अमाउंट को हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, यानी कंपनी ने कॉल किया लेकिन पैसा टाइम पर नहीं आया। दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी कुछ एंथुजियास्ट या ओवर स्मार्ट शेयर होल्डर्स फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट्स भी पहले ही पे कर देते हैं। ऐसे एडवांस में दिए गए पैसे को हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, यानी कॉल होने से पहले ही पेमेंट कर देना। तो कुल मिलाकर इन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट एंड एग्जाम क्वेश्चंस में ये बार बार पूछे जाते हैं। अंश पूंजी को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना अपने आप में एक आर्ट है। ये सिर्फ नंबर्स लिख देने का काम नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हमें काफी डिटेल्ड डिस्क्लोजर देना पड़ता है। मेन बैलेंस शीट में तो बस एक ही लाइन दिखाई देती है, शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन असली कहानी कहाँ होती है? वो होती है नोट्स टू अकाउंट्स में। यहीं पर हमें क्लियरली बताना पड़ता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कितनी इशूड कैपिटल है और एक्चुअली कितनी पेड अप कैपिटल है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या प्रमोटर कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है तो उसका भी प्रॉपर डिस्क्लोजर करना कंपलसरी होता है। मतलब कौन कौन मेजर शेयर होल्डर्स हैं, ये सब डिटेल्स ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखानी पड़ती है। याद रखिए, अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी ही इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट की की होती है। अगर जानकारी साफ साफ और सही तरीके से दी गई है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है।
आइए जो हमने अभी तक सीखा है उसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझते हैं। Hyundai मोटर इंडिया के 2024 के ऐतिहासिक आईपीओ से कंपनी ने इस आईपीओ के थ्रू करीब 27,870 करोड़ रुपए रेज किए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो किया था और प्राइस बैंड 1865 से 1960 रखा गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए था, लेकिन मार्केट में Hyundai की ब्रांड वैल्यू और रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इन्वेस्टर्स ने भारी प्रीमियम देकर शेयर्स खरीदे। इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर समझ में आता है कि अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हम क्लास में पढ़ते हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड को प्रैक्टिकली ड्राइव करते हैं। यानी बुक में जो कॉन्सेप्ट है जैसे फेस वैल्यू, इशू प्राइस, प्रीमियम, वही कॉन्सेप्ट मार्केट में कंपनीज और इन्वेस्टर्स के डिसीजन को शेप करता है। चलिए जल्दी से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए ब्राइट स्टार लिमिटेड कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशंस 30,000 शेयर्स के लिए आ गए। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है जिसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट का केस। अब यहाँ 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया है वो होगा 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन का मनी इज इक्वल टू 30,000 रुपए। अब कंपनी क्या करती है, ये 30,000 रुपए हम रिफंड नहीं करते, बल्कि इसे आगे के स्टेज में यानी अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब जब अलॉटमेंट के समय टोटल 1 लाख रुपए कंपनी को रिसीव करने थे, तो उसमें से 30,000 रुपए पहले ही कंपनी के पास आ चुके हैं। तो अब एक्चुअल में बैंक में सिर्फ 70,000 रुपए ही आएंगे। यहाँ बेसिक लॉजिक है जो आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है और फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनल लाइफ में अकाउंटिंग करेंगे वहां भी यही सोच रखनी है कि पैसा किस स्टेज पर आया है और उसे कहाँ एडजस्ट किया गया है। आज हमने एक काफी लंबी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव जर्नी पूरी की है। इस पूरे सेशन में हमने समझा कि शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी क्या होती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है और शेयर प्रीमियम का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमने प्रो राटा अलॉटमेंट जैसी थोड़ी ट्रिकी कॉन्सेप्ट को भी आसान तरीके से समझा और यह भी देखा कि बैलेंस शीट में इन सब का डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है। याद रखिए, इशू ऑफ शेयर्स सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज या जर्नल एंट्रीज तक सीमित नहीं होता, बल्कि यही किसी भी कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन की फाउंडेशन होती है। एक फ्यूचर प्रोफेशनल के रूप में अगर आपको इन लीगल प्रोविजंस और अकाउंटिंग रूल्स की सही और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपकी क्रेडिबिलिटी और पहचान अपने आप बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ कॉरपोरेट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम आएगा। थैंक यू, और अगले क्लास में हम इसी टॉपिक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।